अब आपके शुरू होने वाले हैं बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपकी होनी चाहिए तैयारी बहुत अच्छी। इसके लिए हमने वीडियोस बनाई हैं और पहले चैप्टर से लेकर केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है वहाँ तक हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है, जिसे आप आई बटन में जाकर देख लेंगे। और देखिएगा अब आपकी शुरू हो रही है रिवीजन क्लासेस। रिवीजन क्लासेस में मैंने आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हीं को लिया है और एक क्वेश्चन में आपके कई आंसर छिपे हुए हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आपको 99% मार्क्स लाने हैं तब। अब देखो इसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं ये भी आप समझ लीजिएगा। संतुलित अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो आता है, किस तरीके से अभिक्रिया को संतुलित करते हैं ये आपको समझाया गया है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन, ऑक्सीकरण व रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण और विकिरण गंधिता। तो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसी में ही आपके सक्सेस का राज छुपा हुआ है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम चैप्टर 1 का रिवीजन क्लास, जिसमें कि आपको केवल जो कि एग्ज़ाम में आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही आपको हम बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो इसीलिए अब देखिएगा इसके जो क्वेश्चंस हैं क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ वह क्वेश्चन आपका ही कमेंट था। एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था कि मैडम जब हम अभिक्रिया ग्लूकोज की कराते हैं तो उसमें से CO2 निकलता है, तो CO2 कैसे निकलता है आप ही बता दीजिए। तो ये जो अभिक्रिया है ये आपकी अभिक्रिया किस तरीके से पूरी होती है मैं आपको समझाऊंगी। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनता है एग्जाम में, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। इसका आंसर इसी में ही छिपा हुआ है। ये जो शब्द है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा आप जानते ही हैं ऊर्जा को कहते हैं, क्षेपी का मतलब है निकलना, जिसमें से ऊर्जा उत्सर्जित होती है या फिर ऊर्जा निकलती है, वह आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। साथ के साथ में अगर हम इसकी जगह ऊष्मा शोषी कर दें तो वह क्या हो जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें कि ऊष्मा अवशोषित होती है वह आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। 2 क्वेश्चंस के इसमें आंसर हो गए। अब इसमें यह पूछा गया था कि जो मेरे से क्वेश्चन किया था वो तो ये था कि CO2 कैसे निकल रही है। ये इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बता देती हूँ कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना क्या होता है हमारी बॉडी में एंटर करके छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक। और उस खाना खाने के बाद अगर आप सपोज आपको 2 दिन तक खाना नहीं दिया जाए तो आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी, बिल्कुल बेकार, बैटरी डाउन। लेकिन इसी में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक। तो उसी एनर्जी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसमें क्या है, क्या है भोजन हमने लिया जिसमें क्या था ग्लूकोज, ये है C6H12O6। कार्बन ऑक्सीजन हम लेते हैं जब हम श्वसन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है और हम कौन सी गैस निकालते हैं, CO2। तो जब ग्लूकोज बॉडी में है तो इस ग्लूकोज ने रिएक्शन किसके साथ की, ऑक्सीजन के साथ की। तो जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई है तो ऑक्सीजन की रिएक्शन में केवल कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ठीक। तो यहाँ आप देखिएगा 6 कार्बन है, तो हम जब 6 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो आप यहाँ लिख देंगे 6 कार्बन। और जब हम मतलब कहते हैं कि जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम छोड़ेंगे, तो यह आ जाएगा CO2। तो इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपका यहाँ पर रह जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें कि आपके ये निकल जाते हैं हाइड्रोजन। यहाँ अब ये भी समझ लीजिएगा कि हाइड्रोजन के कितने, वो जल के मोल कितने निकलेंगे। तो यहाँ आप देखिएगा कि H12 है तो इसलिए हो जाएगा 6H2O, 6 दूनी 12, तो 12 हो गए 6H2O प्लस साथ के साथ इसमें से ऊर्जा भी
निकलती है। तो जो ऊर्जा निकल रही है, तो ये जो ऊर्जा निकली है, इसी ऊर्जा के निकलने के आधार पर इसका नाम ऊष्माक्षेपी रखा गया है। और इस तरीके से आप इसे एग्जाम में लिख देंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये, और आप इसके एग्जाम्पल में भी इसे लिख देंगे। और साथ के साथ में इसका क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है, तो उसमें भी आप यही रिएक्शन को दिखाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन और उसका आंसर आपका ये रहा है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं आपको कि ग्लूकोज जिसमें कि 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ये 6 कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा है ये पूरा कंप्लीटली आपका H2O बनाता है, और साथ के साथ इसमें से एनर्जी निकल जाती है। ये जो एनर्जी निकलती है, इसी एनर्जी के आधार पर हम वर्क करते हैं। हमारी बॉडी जो काम करती है इसी एनर्जी के आधार पर करती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से निकलती है। ये पूरी क्रिया कहलाती है आपकी श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया। अब देखिएगा इसका अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में काफी आता है। तो देखिएगा आपके अगले क्वेश्चन से ये भी काफी पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन ही आपका आता है, एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपको इससे पहले बताया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो उसके साथ आपको मैंने ये भी बताया कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। उसमें जो रिएक्शन दी है, कभी कभी केवल एक रिएक्शन ही पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है आपका कि रेडॉक्स, तो इसमें क्या हो रहा है कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीजन, जिसमें कि रेड मतलब रिडक्शन, OX मतलब कि ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन जिसे हम कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों ही होती हैं। मतलब क्या है, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों ही अभिक्रियाएं होती हैं, वे आपके रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस H2O। अब रिडक्शन में क्या होता है कि जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ क्या है ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इससे प्रोडक्ट बना है, जो ये कॉपर आपका बना है, इस कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, अपचयन हो गया। अपचयन का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन उसमें से निकल जाती है तब उस क्रिया को हम अपचयन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या है, अब यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली तो यहाँ H2O बन गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन क्रिया हो गई। मतलब कि जहाँ ऑक्सीजन से क्रिया होती है वह आपकी ऑक्सीकरण कहलाती है। मतलब क्या है, आप इसे याद करोगे दूसरा आपको याद हो गया। और दोनों ही जब एक ही रिएक्शन में होगा कि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है आपका और अपचयन भी हो रहा है, तब इसलिए हम इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों ने मिलकर बना दिया आपका रेडॉक्स। तो इस तरीके से इसका आप आंसर लिख देंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों की क्रियाएं होती हैं वह आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल दिस। तो अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक संतुलित अभिक्रिया क्या होती है। संतुलित नाम में ही आंसर छुपा हुआ है कि जो बैलेंस्ड होता है। अभिक्रिया क्या है, अभिकारक और जिससे कि प्रोडक्ट बनते हैं वह आपकी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जब दोनों के मोल बराबर होते हैं तब वह अभिक्रिया आपकी संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। अब क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है ये समझ लीजिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन ये आ गया, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपकी दोनों रिएक्शन दे दी और आपको इनको बैलेंस करना है, किस तरीके से इसको बैलेंस हम करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये रिएक्शन है आपकी, फर्स्ट रिएक्शन आप समझ लीजिएगा। इसमें क्या है C6H12O6 ग्लूकोज दिया, ऑक्सीजन दी CO2 प्लस H2। अब बैलेंस करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन। कार्बन यहाँ पर क्या है, कार्बन के कितने 6 मोल हैं। आप ये देखिए C6, तो यहाँ आपका केवल सिंगल एक कार्बन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आप 6 ये लगा देंगे। कार्बन आपके बैलेंस हो गए, इधर भी 6 कार्बन हो गया, इधर भी 6 कार्बन हो गया। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो गया 6 2 12, मतलब कि इसके इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, 12 हो गए। लेकिन आपके इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये है, मतलब कि 8 ऑक्सीजन आपके हैं। तो आपको क्या करना होगा कि हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 6 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया ऑक्सीजन
12 और आपका ये 6 ऑक्सीजन ये आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ आपका कि ये पूरा निकल गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस को, अब यहाँ हाइड्रोजन देखते हैं हम। हाइड्रोजन कितना हमारा 12 है और यहाँ हाइड्रोजन आपके कितने हैं 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को 12 करने के लिए मतलब कि अगर हम इसे 12 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें 6 यहाँ लगाएंगे। 6 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 12 हो गया। तो कितने हो गए ये 12 हो गए। तो यहाँ ऑक्सीजन आपकी 6 हो गई। तो रेशो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पर कितने हैं 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 12 ऑक्सीजन। ठीक, मतलब कि 12 ऑक्सीजन, एक तरीके से हम देखें 12 और 6 कितने हो गए हमारे 18 ऑक्सीजन हो गए टोटल। तो इधर अभिकारक में हमारे हो गए यहाँ पूरे 18 ऑक्सीजन, ये आ गए 18 ऑक्सीजन। ठीक, अगर हम इधर की बात करें तो कितना हो गया 6 कार्बन और प्लस आपके ये 12 ऑक्सीजन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन। अब 6 ऑक्सीजन 6 12 कितने हो गए आपके, ये भी 18 हो गए। तो हम इसको पूरा कर देंगे, यहाँ पर ये आपका आ गया 18। तो ये हो गया आपका 18 ऑक्सीजन। अब देखो आप, ये हो गया आपका अभिकारक, ये हो गया आपका उत्पाद। तो अभिकारक में समझ लो, अब यहाँ आपके पूरे कंप्लीट आ गए, 6 कार्बन इधर 6 कार्बन आपके इधर, 12 हाइड्रोजन ये हो गए, 12 हाइड्रोजन आपके ये हो गए, 18 ऑक्सीजन ये आ गया, 18 ऑक्सीजन ये हो गया। तो इसलिए अभिक्रिया क्या हो गई आपकी संतुलित हो गई। तो इस तरीके से आप अभिक्रियाओं को एग्जाम में संतुलित करेंगे। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं, ये आपको मैंने रफली बताया। केवल आपको जो रिएक्शन में मैंने आपको ये बताया ना कि ये मोल्स हैं, आपके इसके आगे जो संख्या लिखी इस तरीके से आप संख्याओं को लिखकर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ ये। ठीक, अब ये आपकी हो गई अभिक्रिया संतुलित। ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से आप इसे संतुलित कर लेंगे। इसकी जगह कोई भी अभिक्रिया हो सकती है। अब देखो सेकेंड रिएक्शन, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया हमने यहाँ कराई है। अब इसको बैलेंस करना कैसे है ये समझ लीजिए। ये तो बहुत सिंपल है। देखो मैग्नीशियम का 1 मोल है, यहाँ हमारा सिंपल 1 मोल है। यहाँ पर क्या है 2 मोल है 2HCl। अब यहाँ क्या करा है Cl दे दिया प्लस हाइड्रोजन दे दिया। अब Cl 2 है यहाँ, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 लिख देंगे Cl2। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। बस ये रिएक्शन संतुलित हो गई। एक मैग्नीशियम, अब हम अगर इसको देखें तो मैग्नीशियम 1 और प्लस 2 हाइड्रोजन और 2 Cl, और इधर देखें 1 मैग्नीशियम प्लस 2 Cl प्लस 2 हाइड्रोजन बराबर हो गए 1 मैग्नीशियम 2 H और 2 Cl। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई आपकी संतुलित अभिक्रिया हो गई। तो इस तरीके से मतलब कि अभिकारक ये क्या हो गया आपके अभिकारक हैं, और उधर क्या हो गया आपका उत्पाद, ये आगे पूरा आपके उत्पाद। तो इस तरीके से कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ मोलों की संख्या बराबर हो जाती है तब उस अभिक्रिया को हम रासायनिक संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। अगर परिभाषा पूछे तब आप परिभाषा ऐसे लिख देंगे, और बाकी आप अगर अभिक्रिया आती है कि वो बैलेंस करने के लिए तब आप इस तरीके से लिख देंगे। यदि आपके पास भी कोई रिएक्शन है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी उसका आंसर। तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अब देखिएगा इसके आगे के क्वेश्चंस कि ये आगे के क्वेश्चन किस तरीके के हैं, ये कि जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये भी कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। लोहे की कील मतलब कि आयरन, इसका अर्थ आपका यही आता है कि ये है आपका आयरन। आयरन को हमने डाला है कॉपर सल्फेट CuSO4 में। जब हम CuSO4 में इसको डालेंगे तो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये क्या करता है कि कॉपर को हटा देगा, मतलब कि इसको विस्थापित कर देगा, और Fe जो है यहाँ पर आ जाएगा। यह इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट।
तो ये इसको विस्थापित कर देगा और यहाँ आ जाएगा आपका आयरन सल्फेट, क्योंकि आयरन के साथ रिएक्शन हो रही है, SO4 कहलाता है आपका सल्फेट, और यहाँ पर क्या है आपका कॉपर अलग हो गया। तो इस रिएक्शन को हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आपसे जैसे पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, तो उस कंडीशन में आप इस एग्जाम्पल को लिख देंगे। और बच्चों ये क्वेश्चन आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी वाले चैप्टर में भी पूछा जाता है कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्यों बदलता है। तो उसके अनुसार इसमें आंसर आप वही लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर को आयरन के नीचे रखा गया है, इसीलिए जो आपका आयरन है वो कॉपर से अधिक प्रबल है, अधिक स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए ये कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर की जगह आपका आयरन आ जाता है और कॉपर इसमें से निकल जाता है, इसीलिए इसका रंग बदल जाएगा और इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बस इतना सा आपको इसका आंसर देना होता है और पूरे आपको 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों किया जाता है। आपको एक मैंने बताया था संक्षारण शब्द। संक्षारण शब्द का अर्थ क्या होता है कि किसी भी वस्तु को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, वह कहलाता है संक्षारण। तो इसमें जो नाइट्रोजन का काम है, नाइट्रोजन का कार्य वही है कि नाइट्रोजन का जो प्रभाव होता है, जो वायु में ऑक्सीजन है, जो O2 है, उसको ये ऑक्सीकृत नहीं होने देता। मतलब क्या है, ऑक्सीजन का प्रभाव उस पर नहीं होता है, जिससे कि लंबे समय तक जो तेल है या वसा युक्त पदार्थ हैं वो सुरक्षित रहते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है। और इसीलिए इस का प्रयोग हम मतलब कि नाइट्रोजन का प्रयोग हम इसमें करते हैं और इस क्रिया को हम संक्षारण की क्रिया भी कहते हैं। अगर इसमें आपसे कहा जाए कि तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन हटा दो, नाइट्रोजन नहीं लिखो, पदार्थों में गंध क्यों आती है, तब आप उसका आंसर यहाँ से दे देंगे कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इसीलिए उसमें गंध आती है, जिसे हम विकृत गंधिता का नाम देते हैं। ये भी आपके इसमें पूछा जाता है। दोनों आ गए, नाइट्रोजन मिला रहे संक्षारण का कार्य कर रहा है, अगर नाइट्रोजन नहीं मिला रहे तो विकृत गंधिता का कार्य हो रहा है, मतलब कि उसमें गंध आ जाती है। अब इसमें क्या है कि नाइट्रोजन जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत नहीं करता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर प्रभावित नाइट्रोजन से है तो उसको ऑक्सीकृत नहीं करेगा, अगर नाइट्रोजन नहीं है तो वो उसको ऑक्सीकृत कर देगा। तो इस तरीके से ये आपके 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे और इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो जो कि आपसे पूछा जाता है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि उसका आंसर क्या देना है, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा और मैं उसका आंसर आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।